हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग पीवाई की 2013 से लेके 2022 तक। आपको पता होगा कि 2013 में यूपीएससी ने अपना जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया था, तो उसी के हिसाब से हम लोग 2013 से लेके 2022 तक के मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंसली आप इसको 2 बार में 3 बार में देख लेना, जैसा आपको टाइम लगे। तो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2013 से 2022 के सभी सब्जेक्ट्स के कराने वाला हूँ। अभी इसमें हम लोग देख लेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लगभग, अगर 2013 से 2022 के बीच में देखें तो 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो सबको समझेंगे। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि क्या क्या हमें पढ़ लेना है। पिछले 9-10 साल के पेपर देखने से एक बेसिक आइडिया लग जाएगा ना कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझेंगे हम लोग इन 10 साल के क्वेश्चंस को देख के। और अगर आप यूपीएससी के अलावा बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, मतलब जो अदर स्टेट पीसीएस हैं जो हिंदी मीडियम वाले जो देते हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बाद मैं हिस्ट्री भी करा दूंगा, मेडिएवल, एनिशिएंट, ये सब भी कर लेंगे, आर्ट कल्चर कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकॉनमी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, सारे के एक एक वीडियोस मैं बना दूंगा 2013 से 2022 का। फिर आप उसको देखते रहना। प्लेलिस्ट इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दूंगा यूपीएससी करके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और खुद से कोशिश करना, ऑप्शंस तो 4 रहेंगे ही और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ही, तो देखना उससे कि आपको कितने याद हैं। तो 2022 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आप देख सकते हो ये पोर्शन 16% के अराउंड क्वेश्चन आए हैं। टोटल क्वेश्चंस में आप देख सकते हो इसका कितना बड़ा पोर्शन है। कहा जाता है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, तो 3 सब्जेक्ट पे कमांड कर लो। एक तो यही है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक हो ही गया। इसके अलावा आप इकॉनमी और पॉलिटी, अगर इसका तीनों पे, इन तीनों पे जिसका भी कमांड हो गया ना, इन तीनों से मिला के 50+ क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इतना तो सफिशिएंट है आज के समय में जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्वायरमेंट, इकॉनमी, पॉलिटी अगर आपने कर लिया, प्रीलिम्स आपका नहीं रोक सकता है कोई भी। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे 2022 में। तो ये सब है क्वेश्चंस 2022 के। पहला क्वेश्चन है, कोशिश करना पहले खुद से, निम्नलिखित फसलों में कौन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, क्योंकि 9-10 साल का पेपर है। तो आप करो इसे। अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से कौन है मानव जनित, जिसको बोलते हैं ना एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 ऐसे दिए हुए हैं ऑप्शन, मतलब 4 तो ऐसे दे दिए, आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बी, चावल। निम्नलिखित फसलों में से कौन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है, तो चावल होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर तो ये वेटलैंड्स और ये स्थान दे दिया है, यहाँ पे ये बीच में ऐसे गैप नहीं दिया है, आप कर लेना अपने हिसाब से। और बोल रहा है कि ऊपर दिए गए कितनी जोड़ियाँ, एक नया ट्रेंड आया है पेयर करके, 1 पेयर, 2 पेयर, ये पूछ रहा है ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 पेयर्स। तो इसको आप करोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें जो सही है वो कौन सही है। इसमें 2 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर, इसमें 2 पेयर सही है। तो इसको खुद से करना आप, ठीक है, कौन से 2 पेयर सही हैं पता करना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चंस का हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं ना। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के वादों की निगरानी करता है, वह है कौन सा, ये ABCD चारों में। तो ये है अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया डेटाबेस, इसको देख लेना।
बेसिकली ये पूरा चैनल जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैं पूरा फोकस करूँगा जो नॉर्थ इंडियन, क्योंकि पता है आपको बहुत सिलेबस ख़राब हो गया है यूपीएससी का जब से ट्रेंड चेंज हुआ है। हिंदी मीडियम में उतने सेलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो दैट्स वाई हिंदी में करेंगे हम लोग, और जो डिफ़िकल्ट टर्म होंगे उनको इंग्लिश में भी करेंगे। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे एक कथन कुछ दे दिए थे, बोल रहा था कि इन कथन पे विचार कीजिए। अब ये स्टेटमेंट है, इसमें ये 1 2 3 4 5 और पूछा था कि कौन से सही है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में कि इनमें कौन सा कथन सही है। द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु कार्रवाई को चलाता और उन्हें चलाता है। जलवायु समूह के साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक वैश्विक पहल EP100 शुरू की है। EP100 उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करते हुए दक्षता में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को एक साथ लाता है। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 गठबंधन का सचिवालय है। इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया था। फिर मतलब ये सब, और इसमें ये पूछा हुआ था कि कौन से कथन इसमें सही हैं, तो बताओ कौन से कथन सही हैं। तो इसको करोगे तो ये जो है ना 1 3 4 इसमें से सही है, इसको ध्यान से देखना आप। देखो फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित रूप से आर्द्रभूमि इसके गुर्दे के रूप में कार्य करती है। आर्द्रभूमि का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें ये ऐसे दिए हुए थे, तो ये वाला इसका आंसर था कि जलीय पौधे भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, ये आंसर था इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन हुआ था WHO को लेके, वायु गुणवत्ता पर आधारित था क्वेश्चन। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, ये PM 2.5 का 24 घंटे का माध्य इतना से अधिक नहीं होना चाहिए। PM 2.5 का वार्षिक माध्य इतना से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर खराब मौसम की अवधि के दौरान होता है। PM 10 फेफड़ों की बाधा में प्रवेश कर सकता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। हवा में अत्यधिक ओजोन अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। ये सब आए हुए थे। फिर पूछा हुआ था इसमें यही कि कौन इसमें सही है, तो ये वाला सही था 1 और 4 इसका। इसको देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक अपने पास जरूर रखो आप। फिर एक सवाल आया था कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित ये गुच्ची बड़ा चर्चा में था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले रहा है। क्या है ये? कवक है, हिमालयी वन क्षेत्र में बढ़ता है, इसकी व्यावसायिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत की हिमालय की तलहटी खेतों की जाती है। वही है कि कौन सा सही है इसमें से, तो इसमें C वाला सही था। ये 1 और 2, ये कवक भी है फंगाई टाइप का, और ये हिमालयी वन क्षेत्रों में बढ़ता है। इस तरह के थे क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था एक, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में इतना व्यापक है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। फिर से ऐसे कथन दे दिए थे इसके, और देख लेना इनको, पढ़ना कथन को कौन से सही हैं। तो इसके रेशे को, उनको गुणों को सुदृढ़ करने के लिए ऊन और कपास के रेशों के साथ मिश्रित किया जा सकता है। इसके बने कंटेनरों का उपयोग किसी भी मादक पेय को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इससे बनी बोतलों को अन्य उत्पादों में रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे बनी वस्तुओं को बिना ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन वाष्पीकरण द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन था। फिर इसमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन से इसमें कथन सही हैं, तो 1 और 3 इसमें सही था। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का तो क्वेश्चन यूपीएससी बड़ी पूछता है, ये जब भी न्यूज में हो। तो क्या है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग आजकल के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस उठाएंगे। इन्वायरमेंट इकॉनमी ज़्यादातर करंट से ही रिलेटेड होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी नहीं है, तो ये गोल्डन महासीर जो है ये पक्षी नहीं है, बाकी सब हैं। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे हैं, और इसमें सही उत्तर बताना था। तो ये भी है अल्फाल्फा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला। ये ज़्यादातर दलीय पौधों में मिलता है, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो। ये काबुली चना भी है, और ये तिपतिया घास। इसमें 1 3 4 करके जो ये ऑप्शन ये है ना, यही सही हो जाएगा। सही उत्तर में 1 3 4 ये वाला। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन एक आया था कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में किस कथन की बात की जाती है। ये 4 स्टेटमेंट दे दिए गए। बायोरॉक टेक्नोलॉजी,
तो बैरॉक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्षतिग्रस्त जो प्रवाल भित्ति है की बहाली इनकी बात की जाती है। ये किया आया था जो है मियावाकी पद्धति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है आनुवंशिकी रूप से संशोधित वनस्पतियों का उपयोग करने उद्यानों का विकास। तो देख सकते हो आप कितने जो क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। ये कथन दे दिए थे 2 और कौन से सही है इसमें ये पूछा था कि भारत स्वच्छता गठबंधन अस्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है और इसे भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान भारत सरकार में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है। शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करता है। इस तरह का था ये दिया हुआ। इसमें कौन सा सही है पूछा था, तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, केवल बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1986 से किसका गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। अब क्या करो ना, 11th और 12th के 4 एनसीईआरटी के बुक हैं जियोग्राफी के, इसे पढ़ लो, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा ये। एक क्वेश्चन है ये पोलर कोड से रिलेटेड था। सबसे अच्छा वर्णन पोलर कोड का मतलब अगर आपका डेफिनेशन पता है तो फिर आप कर दोगे। तो यही है कि यह ध्रुवीय जल में चलने वाले जहाज़ों के लिए सुरक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक ग्रीन वॉशिंग का दिया था, यानी वही ग्रीन वॉशिंग का अगर आपको डेफिनेशन पता है तो कर दोगे। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? ये है ऑप्शन यही हो जाएगा कि गलत धारणा देने की कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल, इस तरह की चीज़ें हैं। कंपनी बता देती है कि भाई हम लोग ध्यान में रख के इन्वायरमेंट की चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर ये क्वेश्चन एक आ गया था वन्यजीव संरक्षण के बारे में, भारतीय कानून से संबंधित ये चीज़ें थी 1, 2, 3, कौन सा सही है इसमें? ये जंगली जानवर एक सरकारी संपत्ति है, ये बोल रहा है जब एक जंगली जानवर को संरक्षित घोषित किया जाता है तो ऐसा जानवर समान सुरक्षा का हकदार होता है, चाहे वो संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता हो या बाहर। एक संरक्षित जंगली जानवर के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़ने मारने के लिए प्राप्त होता है। तो ये मतलब 1, 2, 3 में कौन सही है पूछा था। तो 1, 2, 3 में जो सही है वो सही है, कौन सा सही है इसमें पूछ रहा है। 1 और 2 इसमें से सही है। अब एक सवाल आया था कि कुछ प्रजातियां जिनमें निम्नलिखित जीवों में एक को कृषक के रूप में जाना जाता है। कृषक किसे जाना जाता है? तो ये जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दिया था कि निम्नलिखित कथन पे, ये भी एनसीईआरटी का हूबहू ऐसे ही छाप दिया है। 11th क्लास का जो पहला एनसीईआरटी पढ़ोगे उसका ये सवाल है। पर्यावरण में उपरोक्त किसकी अधिक अम्लीय, ये तो जानते ही हो, एसिड रेन के बारे में तो ये तो क्लियर ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें आपका ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड आता है। 2, 4 हो जाएगा ये। तो ये थे 2022 के क्वेश्चंस। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हो ये 2021 में, मतलब इन्वायरमेंट से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2021 का हो गया। इतने सारे क्वेश्चंस, बार बार मैं बोलूँगा EEP, इस ट्रिक से चलो। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, 50+ क्वेश्चन आपके कंफर्म है। इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी और से तो पढ़ ही लोगे तो आएगा ही, पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग 2021 का दिए ना, प्रश्न जो है नीचे है, इसमें ये वक्तव्य दिया हुआ है, मतलब वही है। ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के बारे में है। आर्बर डेक फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व में 2020 की ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी। 2021 का क्वेश्चन है तो 2020 का करंट अफेयर्स उठा के पूछा है। गॉट इट। तो इसमें पूछ रहा है अब ये पहला है। दूसरा वक्तव्य ये दिया हुआ है कि हैदराबाद को शहरी विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता के बाद 1 वर्ष के लिए मान्यता के लिए चुना गया था। तो कौन सा इसमें कथन सही है? अभी ऐसे दे दिया 4 ऑप्शन। कथन 1, कथन दोनों सही है। कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही है, एक स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें ये पढ़ोगे ना तो ये दोनों जो कथन है वो सही नहीं है। फिर एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया था, जलवायु स्मार्ट कृषि को लेके भारत की तैयारी के संदर्भ में जलवायु से, क्लाइमेट से जो भी चीज़ें चलती हैं उससे सवाल खूब आते हैं। ये कथन, इस पर विचार करना है। ये कथन दे दिए थे 3 कथन दे दिया है और बोल रहा है कि कौन इसमें है। तो एक कथन है कि भारत में जलवायु स्मार्ट गांव दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य सुरक्षा के नेतृत्व में एक परियोजना, एक हिस्सा है, एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी है ये बोल रहा है। फिर CCFS की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के तहत फ्रांस के मुख्यालय के तहत की जाती है।
भारत में जो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में एक है। फिर उसमें बोल रहा है कि तीनों स्टेटमेंट में कौन सही है, तो पता रहेगा तभी आप कर पाओगे। इसमें ये तीनों सही है, जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिर ये एक सवाल आया था कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए और कौन महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं के प्राथमिक, अब ये पढ़ लेना, प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट, टर्सरी प्रोडक्ट कौन होते हैं, तो ये फिर क्लियर हो जाएगा। ये एक बार पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब। तो इसमें 2 और 3 इसका आंसर होगा। ये साइनोबैक्टीरिया और डायटम ये प्राथमिक उत्पादक हैं। फिर एक ये सवाल आया था कि निम्नलिखित जानवर पर विचार करना है, आपको 3 दे दिया। शिकारियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए उपरोक्त में से कौन सा जीव लुढ़कता है, उसके कमज़ोर हिस्सों की रक्षा और सुरक्षा करता है, ये सवाल था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये D13 यानी हैज़होग और पैंगोलिन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था वनों का, जो है वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा हुई थी, इसको लेके ये स्टेटमेंट दे दिए थे 4, इसमें बताना था। इसे पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में समर्थन दिया गया था। यह वनों में नुकसान को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। यह सरकार, बड़ी कंपनियों और स्वदेशी समुदाय द्वारा समर्थित है। भारत अपनी स्थापना के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। अब इसको ये पढ़ोगे तब पता चलेगा वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा क्या है। तो इसमें पता चलेगा कि इसमें जो जितने भी दिए गए ना, इसमें 2 और 5 सही हैं। तो ये वाला तो सही है कि भारत अपनी स्थापना के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में एक था। एक ये क्वेश्चन आया था, मैग्नेटाइट कण जो न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याओं का कारण बनते हैं, पर्यावरण प्रदूषक के रूप में किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये बेसिकली उत्पन्न होते हैं किससे? अब इसमें ये दे दिया हुआ है 5 और बोल रहा है कि कौन से सही हैं इसमें पाँचों में। तो 1, 2, 4 यानी मोटर वाहनों के ब्रेक, मोटर वाहनों के इंजन और बिजली संयंत्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक फिल्टर है? इन चारों में फिल्टर कौन है? तो ये आयस्टर जो है एक फिल्टर का काम करता है। एक ये सवाल आया था कि किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामलों में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत है? ये दिया हुआ है, तो इसमें बताना है आपको। ये हो जाएगा फास्फोरस चक्र, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन हानिकारक है इन चारों में से? तो इन चारों में से हानिकारक की बात करेंगे तो 1, 3, 5 केचुआ, सी हॉर्स और 5 तो इसमें है ही नहीं। 1, 3, 5, पाँचवा किधर गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको देख लेना आप। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया है? ये A, B, C, D 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि अच्छा, इसमें तो यही बताना है। तो अगर इसकी बात करेंगे UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है, तो इसमें यही हो जाएगा ये वाला कि दुनिया भर के निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्हों का आकलन इसमें है। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किसकी ऐसी प्रजातियां हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती हैं? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब, हो जाएगा इसमें D वाला, निडारियंस, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। R2 आचार संहिता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण गठन करता है, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग उद्योग में पर्यावरणीय रूप में जिम्मेदार प्रथाएं। नेक्स्ट है, एक ही सवाल था कि तांबा गलाने वाले पौधों को लेकर चिंता क्यों है? 1, 2, 3 ये दिए हुए हैं, क्यों चिंतित है? सही उत्तर इसमें बताना था। तो तांबा गलाने को लेकर चिंता, ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही थे कि वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बन सकता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में छोड़ सकते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन था कि फॉर्नेस आयल के संदर्भ में पूछा हुआ था। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, कौन से सही हैं? तो ये सब सही है इसमें कि तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग पर्यावरण में सल्फर का उत्सर्जन होता है। ये सब सही है, 1, 2, 3 सब सही है। फिर एक क्वेश्चन था कि नीला कार्बन क्या है? ये सवाल एक आया था। तो बेसिकली महासागर और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा
कब्जा कर लिया कार्बन को नीला कार्बन बोलते हैं। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रकृति में निम्नलिखित में से किसके बिना मिट्टी की सतह पर जीवित पाए जाने की अधिक संभावना है। तो ये इसमें लाइकेन हो जाएगा और मॉस हो जाएगा, ये दोनों मिट्टी के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो ये एक बेसिकली हो गया, यहाँ से आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। देख रहे हो 2013 में मतलब कितने क्वेश्चंस 20+, 2014 में 30+ क्वेश्चन आ गए थे, मतलब 10+ क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। 2020 में 25 क्वेश्चंस लगभग आ गया था। ये ट्रेंड चल रहा है ये, तो इसको आप देख लो ध्यान से। अब हम लोग देख लेते हैं 2020 के क्वेश्चंस फटाफट से। 2022 और 21 तो हमने कर लिया ना। मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति के संदर्भ में परमाणु ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इसको जब आप समझोगे तो पता चलेगा। ये 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं इसके लिए। तो इसमें परमाणु ट्रांसफ़र का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये आंसर हो जाएगा संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की रोकथाम के लिए। 2020 में 25 क्वेश्चन आए हुए थे एनवायरनमेंट से। ये क्वेश्चन एक आया था कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दे दिया हुआ था और इसमें पूछा हुआ था कि कौन से कथन इसमें सही हैं। ये एक सवाल आया हुआ था। तो उनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। मानव शरीर के एक घायल के हिस्से के लिए उन्हें कृत्रिम रक्त के कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। उनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये सवाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सब सही होगा था इसमें 1 2 3 4। एक ही क्वेश्चन था फिर से वैसा ही कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फसल के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटरों का निरीक्षण, डीएनए विश्लेषण के लिए टूटी व्हेल से सांस के नमूने एकत्र करना। तो प्रौद्योगिकी में वर्तमान स्तर पर उपरोक्त में से कौन सी गतिविधि सफलतापूर्वक हो सकती है? ड्रोन का उपयोग करके किया जा सकता है, मतलब इन सारी चीज़ों को। तो आई थिंक ड्रोन से तो अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सब हो जाएगा ड्रोन की सहायता से। फिर एक ये सवाल था कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, दिया हुआ था और कौन से सही हैं उसमें। तो संभावित माता पिता के अंडे या शुक्राणु पैदा करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिकी परिवर्तन पेश किया जा सकते हैं। प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें कौन से सही हैं? इसमें सब सही हो जाएंगे, ये 1 2 3 सब सही है इसमें। फिर एक ही सवाल आया था कि पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर कौन से हैं? निम्नलिखित ये बताना था। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं के विपरीत प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जो करती है परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। ये दिया हुआ था। इसमें बोल रहा था कौन से सही है, तो 1 और 3 इसमें सही है। एक ये क्वेश्चन था कि बेंजीन प्रदूषण के संपर्क में आने से निम्नलिखित कारक ये क्या होते हैं और कौन से इसमें सही हैं। बेंजीन से प्रदूषण की बात की थी, तो इसमें सब सही थे, 1 2 3 4 5 सब सही थे। इसमें ये सब बेंजीन प्रदूषण के ही कारण से होता है। डी हो जाएगा इसमें आंसर ऐसे। एक ये सवाल था हाथियों से संबंधित, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, बड़ी चर्चा में था। हाथी समूह के नेता मादा होती है। अधिकतम गर्भधारण अवधि 12 महीने हो सकती है। एक हाथी सामान्य रूप से केवल 40 वर्ष की आयु ही बयाने पर जा सकता है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक आबादी केरल में है। केरल में तो है नहीं, कर्नाटका में, ये तो गलत है ऐसे ही। कर्नाटका फिर आसाम तब केरल होगा। तो हाथी के बारे में तो पढ़ ही लेना तुम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन था ये। तो इसमें 1 और 2 सही है। ये लीड करती है हाथी और 22 महीने होता है, ये सही है। 40 नहीं, इनकी उम्र 60 साल तक होती है। फिर एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में कौन संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है इन चारों में।
कावेरी बेसिन में। तो कावेरी बेसिन में कौन कौन स्थित है? 1, 3, 4 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और ये वायनाड। सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 था एक, कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट और ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉर्ट है। क्या है ये सब चीज़ें? ये सारे वर्ड्स हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन संरक्षित क्षेत्र भारतीय दलदली हिरण बारहसिंगा की एक उप प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कठोर जमीन पर अच्छी तरह से पनपता और विशेष रूप से ग्रामीण है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कमेंट सेक्शन में बताना आप। फिर एक क्वेश्चन था, कस्तूरी मृग उसके प्राकृतिक आवास में खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान सबसे अधिक संभावित हैं? तो ये हो जाएगा एक आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ये हो जाएगा केवल 1, 2। फिर एक क्वेश्चन था कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पसंद किया जाता है? ये 5 दे दिए और बोल रहा है कि इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है, तो चुनिए सही उत्तर। तो 1, 2, 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 में कौन है? ये है कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स डॉकर तकनीक और जियो टेक्सटाइल। ये 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, स्टील स्लैग से क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो सब हो जाएगा, आई थिंक डी होगा इसका आंसर। बेस रोड का निर्माण, कृषि भूमि में सुधार, सीमेंट का उत्पादन, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कोयले से रिलेटेड, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, कौन इसमें सही है? सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा होता है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। भारतीय कोयले में राख की उच्च मात्रा पाई जाती है। इनमें से कौन सही है? जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनमें जो है सब सही है, 1, 2, 3। अभी एक सवाल था कि खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? ये 3 स्टेटमेंट कौन से सही हैं? ऊर्ध्वाधर खेती में बायोचर को बढ़ते माध्यम के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब बायोचर बढ़ते माध्यम का हिस्सा होता है तो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। जब बायोचर बढ़ते माध्यम का हिस्सा होता है तो यह बढ़ते माध्यम को लंबे समय तक पानी में बनाए रखने में सक्षम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा सही है पूछा है, ये सब सही है, 1, 2, 3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सूची 6 के तहत रखा गया 1972 के तहत, तो इसमें कौन से सही है ABCD में? तो उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये सही है। एक सवाल आया था कि कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो शून्य जुताई में सब लाभ ही है, डी हो जाएगा, इसमें सारा सब सही है। शून्य जुताई होगा तो पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। धान के पौधे की नर्सरी की आवश्यकता के बिना गीली मिट्टी में धान के बीज की सीधी बुआई संभव है। मिट्टी में कार्बन जब्ती संभव है। ये सब सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी इसमें आंसर हो जाएगा, ये वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चा माल ये दे दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसमें आंसर। तो इसमें ये हो जाएगा 1, 2, 5, 6। अब देखो 1, 2, 5, 6 कौन है? ये हो जाएगा कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़े हुए आलू और मीठे चुकंदर। 1, 2, 5, 6 ये आंसर है, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा हुआ था कि कौन सा कथन कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक उपाय है मौद्रिक मूल्य में। तो इसका आंसर पूछा है, यही है, 1 वर्ष में CO के 2 के 1 टन उत्सर्जित द्वारा दीर्घकालिक क्षति 1 वर्ष में उत्सर्जन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि का अभ्यास माना जाता है?
ये फसल विधिकरण, फली गहनता, टेंसियोमीटर उपयोग, खड़ी खेती किसको? तो ये सब हो जाएगा, सारे सही हैं इसमें, डी आंसर होगा इसका। ये भी है निम्नलिखित कथन मतलब खनिज पे विचार करना है। और कौन आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिजों के रूप में नामित है भारत में? ये सब हो जाएंगे, प्रमुख खनिज हैं भारत के। इसमें भी आंसर, अच्छा नहीं, 1 सेकेंड, इसमें ये वाला होगा 2, 3, 4, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलानाइट, ये ब्रोटोनाइट नहीं होगा, ये 2, 3, 4 होगा, ये प्रमुख खनिज है भारत में। आगे बढ़ेंगे। ये OMT से एक क्वेश्चन आया हुआ था, महासागर मध्य तापमान के संदर्भ में कौन सही है? 2 स्टेटमेंट है, सही उत्तर बताना था। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है नहीं, केवल 2 सही है कि जनवरी मार्च के दौरान एकत्र किए गए OMT का उपयोग या आकलन करने के में किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन माध्यम से कम या अधिक होगी, उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का आया था, भारत के डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ये 3 दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना था। तो ये तो सही है, 2 जिलों में फैला है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। पार्क के अंदर कोई मानव निवास नहीं, ये गलत है। 1, 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 था, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, 2, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है इसमें पूछ रहा है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 2 और 3 इसमें सही है। CGWA का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में दुनिया में भूजल सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 था कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में टाइगर रिजर्व में से, यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। गॉट इट। एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको देखना पड़ेगा एक बार। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा, तो ये भारत में टाइगर रिजर्व सूची, ये पढ़ लेना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, एशियाई हाथी, मतलब यहाँ से सवाल खूब आ रहे हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, बायोचार, एक सिंह अवलोकन, और भारत में जो पक्षी अभ्यारण्य हैं, ये सब आपके पास होना चाहिए, इस पर कमांड। गॉट इट। अब 2019 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न की निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को नई दुनिया में पालतू बनाया गया और पुरानी दुनिया में पेश किया गया? किसको नई दुनिया में पालतू बनाया गया और पुरानी दुनिया में पेश किया गया? ये है ना, तंबाकू, कोको और रबड़, ये इसका आंसर होगा। फिर एक ये सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में है? ये है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर होगा ये। चमोली में है ना फूलों की घाटी, समशीतोष्ण में है, उत्तराखंड में पड़ता है। 2019 में भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, कौन से सही हैं इसमें? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, सही है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, सही है। 1 सींग वाला गैंडा भी भारत में ही, ये तीनों सही है। डी आप बताना इसका आंसर। एक और है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक साइरस क्लाउड थिनिंग तकनीक का उपयोग और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का सुझाव देते हैं? तो ये सुझाव देते हैं, बेसिकली ये बात करते हैं किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ ही लेना है आपको। एक ये है कि निम्नलिखित में कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में है? तो ये सब है नैयर, पेपारा, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, कालाकड़, मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, ये 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, कौन से सही हैं? तो इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि सब सही है, सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं।
ये चारों सही हैं कि कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, मछली की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, सांपों की कुछ प्रजातियां विविपेरस होती हैं। सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो छठा में आंसर आप लगाओगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोवेट्स के बारे में एक बड़ी चिंता क्यों है। तो बेसिकली इनके लिए एक बड़ी चिंता इसलिए है कि उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। मॉडल क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद। पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियोस बना के ख़त्म कर देता हूँ पिछले 9-10 साल का, 2013 से 2022 तक का। निम्नलिखित में से किसके माप अनुमान के लिए उपग्रह चित्र रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जाता है। 3 स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं। तो रिमोट जो है सेंसिंग डेटा की बात किया है, तो इसमें सारे ये सही हैं, डी हो जाएगा। एक विशिष्ट स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल सामग्री, एक विशिष्ट स्थान में चावल के पेड़ों से ग्रीन हाउस उत्सर्जन, किसी विशिष्ट स्थान की भूमिका की सतह का तापमान। नेक्स्ट है मीथेन हाइड्रेट की बात किया है, कौन सा इसमें कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछ रहा है कि कौन से सही है। तो इसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो सारे स्टेटमेंट इसमें भी आई थिंक सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर 1, 2, 3। देख लो कौन कौन से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग इन जमाओं में मीथेन गैस की रिहाई को गति प्रदान कर सकती है। आर्कटिक टुंड्रा और समुद्र तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार पाए जाते हैं। वातावरण में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। अब ये है निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। ये 4 गैस दे दिए। फसल बायोमास अवशेष जलने से उपरोक्त कौन सा वातावरण में, मतलब फसल को जलाते हैं तो कौन सा इसमें से निकलता है, ये पूछ रहा है। तो फसल को जलाएंगे तो कौन निकलेगा, सभी निकलेगा इसमें से, सारे आंसर होंगे इसके। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फसल जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, CH4, ओजोन, O3, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये सब निकलता है। तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है भारत में कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्रायोजोफॉस के उपयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। इन रसायनों का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो बेसिकली इनका यूज किया जाता है कृषि में कीटनाशक के तौर पे। ये दिया है निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तीनों स्टेटमेंट में बता रहा है, पूछ रहा है मतलब कौन से सही है। इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये वाला जो दूसरा है ना कि वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार द्वारा रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए थे, ये सही है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्रभूमि के जल निकासी या क्षेत्र का जलग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, ये सही है। दोनों इसमें 2, 3 सही है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। आपके स्टेट में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसमें टोटल कितने रामसर साइट हैं और इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट हैं अभी वर्तमान में। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ हमें। चलो एक ही आंसर इसका करना है कि कौन सा कथन सही है। ये दे दिया 3 स्टेटमेंट। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही है। कृषि मिट्टी पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। कृषि मिट्टी पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया छोड़ते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में गतिशील प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक छोड़ता है। अब इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट इसके सही है, ठीक है। इसमें इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी हो जाएगा 1, 2, 3। अब एक ये सवाल है कि बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट है कि बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? बादल पृथ्वी की विकिरण को वापस परावर्तित करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ो आप, तो पता चलेगा कि पौधे की किस्में भारत में पेटेंट के योग्य नहीं हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डेनिसोवन शब्द का उल्लेख मीडिया में कभी कभी के संदर्भ में किया जाता है, क्या है ये। एक प्रारंभिक मानव प्रजाति है ये 2019 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग।
2022 देख लिया हमने, 2021 देख लिया, 2020 देख लिया। गॉट इट। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को अधिकार देता है। तो भारत सरकार को अधिकार देता है किसका? कौन सा इसमें सही है बोल रहा है? तो इसको पढ़ोगे आप दोनों स्टेटमेंट को कि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में जन भागीदारी की आवश्यकता है और इसकी मांग की प्रक्रिया और तरीके का उल्लेख करें। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषणों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा वो होगा 1 और 2 दोनों सही है। ये क्वेश्चन ये आया हुआ था कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें कौन सही है? तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है। तीसरा है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवास मान्यता वन अधिकार अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। एक ये सही है तीसरा। और इसमें दूसरा है इसमें कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयन बिछुआ ग्रेडर्निया डायवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स 2018-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पे था। एक अस्थायी स्रोत पाया जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया ये कपड़ा फाइबर से संबंधित था। ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया हुआ था उस समय। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG के उपयोग के प्रस्तावों के संदर्भ में सार्वजनिक परिवहनों में बसे पर जो है निम्नलिखित विचार करना था। ये दे दिए स्टेटमेंट 4 और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो दूसरा और तीसरा सही है। बी इसका आंसर होगा कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करता है। बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ मात्रा के हिसाब से 1/5वें हिस्से तक के हाइड्रोजन को मिश्रित किया जा सकता है। ये दोनों सही है। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? हमने जो ये पेपर देख लिया 2019 वाला, तो क्या इसमें समझ में आया कि हमें ध्यान देना है ज़्यादातर भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सूची, एशियाई शेर, भारतीय गैंडा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व सूची, रामसर कन्वेंशन, जो मैंने सवाल भी पूछा आपसे कि आपके स्टेट में कितने हैं, इंडिया में टोटल कितने हैं, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से खूब सवाल आता है। अब आएंगे हम लोग 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे ना आसान क्वेश्चन आएगा। अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत डाइवर्सिटी हो गई है, मतलब इतना रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है UPSC में कि अब इसका आंसर करना है। कौन एक कृत्रिम झील है? 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में टोटल 11 क्वेश्चन आए थे। तो मैनमेड झील की बात किया है ना, ये है कोडाई कनाल तमिलनाडु वाला। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में भारी और जो है और खनन के संभावित परिणाम है? मतलब क्या है इसमें संभावित परिणाम, ये पूछ रहा है। भारी खनन के संभावित परिणाम, तो ये भी हो जाएगा इसमें। भूजल का प्रदूषण और जल स्तर का कम होना, ये सब हो जाएगा। नदी में लवणता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है अगर हम खनन वनन करते हैं तो। नेक्स्ट है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है जो देश को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण में सहायता करने के लिए उभरा है। ये 4 दे दिया। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है? हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी एक संयुक्त राष्ट्र तंत्र है जो देश को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण में सहायता करने के लिए उभरा है। यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 रियो डी जेनेरियो। इसको पढ़ लेना आप जरूर। एक ये सवाल था कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधों का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है? क्या है ये?
ये उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम करता है जिसमें यह बढ़ता है। फिर ये विचार वाला सवाल आया था, 3 स्टेटमेंट कौन से सही हैं। तो जब आप पढ़ोगे इसे तो इसमें 1 और 3 सही हैं। सी 1 3 स्टेटमेंट हैं क्या? तो एक स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 वर्षों में उलट जाता है, ये सही है। और जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को संशोधित किया, ये भी सही है। तो आप इसमें 1 3 के साथ जा सकते हो, यही आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मतलब वन्यजीव अभयारण्य से तो खूब सवाल आता है, अरुणाचल प्रदेश में ये है। फिर ये आ गया विचार करना है, 3 स्टेटमेंट दे दिए, कौन से सही हैं। आजकल तो पूछता है यूपीसी कौन से सही नहीं है, और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कौन से सही हैं जब इसे पढ़ोगे तो इसमें एक पहला है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया, सही है। भारत में पहली बार बैगाओं को पर्यावास का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। 1 2 इसमें सही है। ये दिया है निम्नलिखित पर विचार करिए, कौन सा पादप रोग इसमें फैलाता है। पादप रोग, तो पादप रोग ये सब फैलाएगा, पक्षी भी, धूल उड़ा रही, वर्षा, हवा का बहना, ये सब हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे, एनजीटी से सवाल है, इसको भी पढ़ लेना, ये दोनों पढ़ लेना। सीपीसीबी सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये देख लेना। ये दोनों से एक सवाल है, कौन सा सही है। तो इसमें ये सही है, दूसरा। दूसरा इसमें सही है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि सीपीसीबी नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य देश में हवा की गुणवत्ता को सुधार करना। ये दूसरा वाला इसमें सही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। GACSA ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में कथन सही है जो दूसरा है, नहीं कि GACSA की सदस्यता कोई बाध्यकारी दायित्व तो नहीं है, ये सही है। 2 11 नंबर एक क्वेश्चन था, ये हम लोग 2018 का पेपर देख रहे हैं। गॉट इट। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, वर्तमान मामलों पर आधारित 2017-18 से एक क्वेश्चन पूछ दिया था करंट अफेयर से। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सी, UNFCCC सचिवालय द्वारा शुरू किया गया था। अब आपको क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया ना, ये एनजीटी पढ़ लेना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण सम्मेलनों और प्रोटोकॉल की सूची, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में ये पढ़ लेना। सीरियस हो तो पढ़ोगे ही, नो डाउट, बताना नहीं पड़ेगा आपको। 2017 के क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इस साल 2017 में 15 क्वेश्चन आए थे, टोटल 15 क्वेश्चन। वाणिज्य और जीवों और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। ट्रैफिक की बात कर रही है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है ना, कि ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के संदर्भ में बायोरेमेडिएशन तकनीक से मतलब लाभ कौन सा है, ये इसमें सवाल है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। गॉट इट। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको जब पढ़ोगे ना, बायो रेमेडिएशन, ये पढ़ लेना है, टेक्निक जरूर पढ़ना। पहला इस स्टेटमेंट है कि प्रकृति में होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रियाओं को बढ़ाकर प्रदूषण को साफ करने का तकनीक है, ये सही है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है तीसरा, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग विशेष रूप से बायो रेमेडिएशन के डिजाइन के लिए सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी सही है। 1 3 इसमें सही है, आप इसमें सी के साथ जाओगे। 1 3 एक क्वेश्चन है कि कुछ कारणों से यदि तितलियों की एक प्रजाति की आबादी में भारी गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछ रहा है।
इसके संभावित परिणाम ये हो सकते हैं कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे ततैया, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकती है। 1-3 हो जाएगा इसमें, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादक संभव है, लेकिन इस उद्योग को बढ़ावा देने में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या क्या हैं? 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनना है आपको। सोच सकते हैं 2017 में भी इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन की स्थापना और इंजीनियरिंग के लिए निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरों की विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, सही है। तीसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जो पारिस्थितिकी और सामाजिक चिंताओं को बढ़ा सकती है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा इसमें सही है। तो चौथा का दूसरा तीसरा सही है, यानी कि आप जाओगे किसके साथ? बी के साथ। पांचवा एक क्वेश्चन आया था, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण आने वाले ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है? ये 3 स्टेटमेंट है, कौन से सही है? तो ये सब सही है इसमें। पांचवा का डी हो जाएगा कि परित्यक्त और गैर आर्थिक कोयला सीमा, नष्ट हो चुके तेल और गैस भंडारण, भूमिगत गहरी खारा और औपचारिकताएं, ये सब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और कौन सा सही है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर में फैलता है जो डेंगू फैलाता है, ये सही है। जीका वायरस रोग का यौन संचरण भी संभव है, ये सही है। दोनों सही है, सी हो जाएगा। 1-2 दोनों सही है। ये एक आया था क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको पढ़ ही लेना है। इसी के अनुसार निम्नलिखित में से किसी जानवर का शिकार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा कि 1-2-3 ये सब आ जाएंगे इसमें। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा, ये सब आ जाएंगे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 3 स्टेटमेंट दिया और बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें सही है, ये तो एक यूरोपीय संघ का पहल, ये सही है। ये लक्षित विकासशील देशों के उनके विकास बजट में जलवायु परिवर्तन को एकत्रित करने के लिए एक तकनीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। ये हो जाएगा 1-2। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन, बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एवं यूएन हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है। तो तीनों में पूछ रहा है कि कौन से सही हैं। तो तीनों में सही हैं कौन? तो जब आप पढ़ोगे पहला इसमें कि संयुक्त राष्ट्र आवास को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कस्बों, शहरों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य किया गया, ये सही है। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गरीबी को कम करने और सुरक्षित पेयजल की बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के समग्र उद्देश्य में योगदान देता है, ये भी सही है। 1-3 इसमें सही है। तो 1-3 सही है, बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन एक है ये, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण परख के लिए। फिर आ गया कि कथन पे विचार करना है आपको, 2 स्टेटमेंट और कौन सा सही है। तो ये दूसरा जब पढ़ोगे ना कि CCAC मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन पर केंद्रित है, ये हो जाएगा इसमें। 11 का बी जो है केवल 2 इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक सर्वोत्तम आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है? तो इसमें सबसे अच्छी जगह है चंबल नदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक ये है एम स्टेपलेस शब्द को कभी कभी समाचार शब्द में पढ़ते हैं आप, ये क्या है? तो ये बेसिकली बाघ जलाशयों का रख रखाव के लिए संबंधित है। फिर एक ये सवाल आया था कि भारत में यदि कछुआ की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि इसे बाघ के समान सुरक्षा प्राप्त है। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कुछ इसको देखते हैं कि हाल ही में कुछ शेरों को
गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव? ये करंट से क्वेश्चन था 2016-17 का, क्योंकि पेपर ये 2017 का है तो करंट का ही होगा। तो ये उस समय का न्यूज़ था। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा बताओ, ये कूनो अभयारण्य अभी बड़ी चर्चा में किस लिए है, बताना कमेंट सेक्शन में। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ लेना जीका वायरस क्या होता है, जैव ईंधन पर ध्यान दें। बेसिकली RS-TV गहराई से आपको देखना पड़ेगा, राज्यसभा टीवी बड़ा डिटेल में चर्चा होता है जैव ईंधन पे, सर्च करना जैव ईंधन राज्यसभा टीवी। वन्य वनस्पतियों जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन, ये देखना होगा। यूरोपीय संघ EU इन्वायरमेंट से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल, ये सब देखना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से सवाल बन रहे हैं। अब आते हैं हम लोग जल्दी से देखते हैं 2016 के क्वेश्चंस। 2016 के क्वेश्चंस पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। पहला सवाल यही है कि हरित भारत मिशन उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन करता है? ये 3 दे दिया गया और पूछ रहा है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो भारत, अगर इस मिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो तीसरा है, केवल 3, कि अनुकूल और शमन उपायों के संयोजन द्वारा वन आवरण को बहाल करना और बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना, यही इसका लक्ष्य है। अगर 2016 में मैं बात करूँ ना, तो 2016 में भी टोटल 12 क्वेश्चन आए हुए थे। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में क्या अद्वितीय है, यूनिक क्या है इसके बारे में? यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, सही है। यह मैंग्रोव पर चरने से जीवित रहता है, ये भी सही है। 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अब ये क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे पर एक नई और विशिष्ट प्रजाति की खोज की है जो लगभग 11 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और इसमें नारंगी रंगों के फलों का गूदा होता है। भारत के किस भाग में इसकी खोज हुई है? तो ये करंट बेसिस क्वेश्चन था, अंडमान द्वीप समूह में ये मिला था उस समय। 2016 का क्वेश्चन है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। फिर एक ये सवाल था TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड बायोडाइवर्सिटी नामक एक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है, ये सवाल था। तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये दूसरा, यह एक वैश्विक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करता है, ये भी सही है। और तीसरा कि यह एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो निर्णय निर्माताओं को पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्यों को पहचानने, प्रदर्शित करने और पकड़ने में मदद करता है। 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 था, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया 2016 में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5वां है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। तो ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है, यही इसमें सही है। गॉट इट, केवल 1। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इवन REDD कार्यक्रम के उचित डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ये 3 दिया हुआ है, सही इसमें उत्तर चुनना है। तो ये सब हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का लचीलापन, गरीबी घटाना, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। क्या है ये एजेंडा 21? तो यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। फर्स्ट वाला इसका सही आंसर होगा, केवल 1। अब इसमें ये बोल रहा है कौन सा कथन सही है? वायरस संक्रमित कर सकते हैं, ये 3 दिए हुए, कौन सा इसमें पूछ रहा है? तो सब हो जाएगा, ये जीवाणु, कवक, पौधे, इन सबको। D इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसों पर विचार किया जाता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, किस पे विचार किया जाता है, पता किया जाता है? तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, देखा होगा बोर्ड लगा रहता है रोड पे, और
सल्फर डाइऑक्साइड। 2, 3, 4, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, ये 2 दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में मिलने की संभावना अधिक है? तो पश्चिमी घाट में मिलते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था 2015-16 का पेपर है, तो सिंपल सी बात है, उसी के समय करंट का होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड था कि हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक विशेष तितली को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था? तो उस समय घोषित किया था किसने? महाराष्ट्र ने। अब क्या पढ़ना है ये सब आप देख लेना कि ये क्या होता है ग्रीन इंडिया मिशन। जो पहला हमने सवाल देखा था इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आरडीडी और आरडीडी प्लस के बीच अंतर, सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये सब पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत, 2 चीज़ है, रामबाण यूपीएससी का सिलेबस याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए मैं करा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के मैं कराऊंगा। 2015 के क्वेश्चंस देख लेते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन है 2015 का। 2015 में भी 13 क्वेश्चन आए थे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक से भिन्न होती है? किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु? तो जब आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा बताने किस स्टेट में है, तो आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स के लिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ठीक है, पढ़ना इसके बारे में, और ये भी पढ़ना पॉइंट क्या होता है। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, कौन सा सही है? तो जब ये पॉइंट पढ़ोगे ना कि भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों के मेढ़ों का कारण बनने वाली नम हवाएं पछुआ हवा का हिस्सा हैं। देखो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, केवल 2 यही सही है इसका आंसर। पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं, पता होना चाहिए। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दे दिया आपको, और पूछेगा कौन सा सही है, तो इसको देखो ध्यान से एक बार। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है ना, पहला पढ़ोगे, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की वैश्विक साझेदारी है, सही है। और तीसरा है कि यह देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके REDD प्लस यानी वनों की कटाई, वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों का सहायता है, सही है। 1-3 इसमें सही है, तो 1-3 सही है, यानी कि सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा सही है? ये बताना है। तो बर्ड फ्लाई इंटरनेशनल के संदर्भ में पहला जो है कि यह संरक्षण संगठनों की वैश्विक भागीदारी है, सही है। यह महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य और जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में ज्ञात संदर्भित स्थलों की पहचान है, ये भी सही है। 1-3 इसमें सही है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? अब सोचो, इकोलॉजी बिट का ही पूछ दिया आपसे डेफिनेशन, सिंपल सा क्वेश्चन। जीवों का एक समुदाय पर्यावरण के साथ जिसमें वे रहते हैं, मतलब इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड स्पीसीज, आप बोल सकते हो, जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान एक समूह जैव विविधता का समर्थन करने वाली तैरती वनस्पतियों के साथ एक दलदल होने का अद्वितीय है? ये भी बता दोगे। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? बड़ा आता रहता है इसका फोटो सोशल मीडिया पे। एक ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेसिक सा क्वेश्चन है, देखने में इतना टफ लग रहा है लेकिन है नहीं।
तो जब ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कि इसमें ये स्टेटमेंट जो है इन दोनों के बारे में। दूसरा जो है, प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए IUCN दुनिया भर में हजारों फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है, ये सही है। और CITES उन राज्यों के लिए कानूनी रूप में बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। 2 और 3 इसमें सही है। भारत में पाए जाने वाला स्तनपायी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर बताना है। डुगोंग स्तनपायी है ये डुगोंग, कौन सा सही है इसमें? तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, सही है। और तीसरा है कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण इसे दिया गया है। 1-3 इसमें सही है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? आसान सा क्वेश्चन है। गंगा डॉल्फिन। कब बनाया गया था इसे? व्हेन? कब बनाया गया था इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु? और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये? Rio+20 सम्मेलन क्या है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख होता है, समाचार पत्रों में? ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। फिर एक सवाल है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द अक्सर समाचारों के संदर्भ में होता है, क्या है ये? ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना। अभी हरित जलवायु कोष से क्वेश्चन पूछा गया है। 13 क्वेश्चन आए थे ना 2015 में, ये लास्ट है। हरित जलवायु कोष, तो जब आप पढ़ोगे, इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूल और समन प्रथाओं में सहायता करना है। यही वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, केवल एक। गॉट इट? तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हमें इस पे कमांड कर लेना है। पर्यावरण, जैविक और अजैविक जीव, प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है IUCN, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है, और IUCN यानी जो रेड सूची है ना उसको देख लेना है। अब आ जाएंगे हम लोग 2014 में। खूब क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, 20 सवाल आया था टोटल इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो पढ़ोगे ना कि यह जैविक विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करते, यही सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों को के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय बहाव ये भी सही है, और हिमनद चक्र सब सही है। सी होगा 1-2। अवैध शिकार के अलावा गंगा नदी की डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? क्यों कम हो रहा है गंगा नदी का डॉल्फिन, जो हमारी नेशनल जलीय जीव भी है, राष्ट्रीय जलीय जीव, अभी मैंने बताया था, सवाल भी आया है इस पर। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, ये भी है। गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंस जाना, ये भी हो जाएगा। नदियों के आसपास के फसल खेतों में सिंथेटिक उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग, ये सही हो जाएगा। नदियों में मगरमच्छ की आबादी की वृद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। 1, 3, 4 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स का उपयोग कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दे और असबाब में किया जाता है। उनके उपयोग के बारे में कुछ चिंता क्यों है? सही उत्तर चुनिए। तो काहे चिंता है? वे पर्यावरण में गिरावट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं, वे मनुष्यों और जानवरों में जमा करने में सक्षम है, ये सब दोनों सही है। सी हो जाएगा 1-2। निम्नलिखित पर विचार करें, किस प्रकार के जानवरों में हाइबरनेशन की घटना देखी जा सकती है इन तीनों में से? तो सब में ही होता है ना, चमगादड़ में भी, भालू में भी, मूषक में भी। 1, 2, 3 सी आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? कौन जोड़ता है? एक तो ज्वालामुखी क्रिया जोड़ता है, श्वसन, सांस लेते हैं तो छोड़ते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ये हो जाएगा। 1, 2, 4 सी इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है,
यदि आप ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ पक्षी घास के माध्यम से अपने आंदोलन से परेशान कीड़ों को पकड़ने के लिए मवेशियों के साथ साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है? सही उत्तर चुनिए अगर आपने देखा होगा तो ये है, ये आम मैना, ये इस तरह का हरकत करता है। नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में सवाल है। लाइकेन जो एक नंगे चट्टान पर भी परिस्थिति की उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है, वास्तव में ये एक सहजीवी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल और कवक से ये बनता है। भारत में इस्पात जो है स्टील उद्योग द्वारा छोड़े गए कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्या छोड़ता है स्टील उद्योग? सब छोड़ता है ये, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब छोड़ता है। डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि हर साल 1 महीने तक चलने वाला पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण अभियान उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाते हैं। ऐसे कौन सी समुदाय या जनजाति हैं? गूंड और कोरकू ये करते हैं, याद रखना। जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में जिन्हें कोलेड मीथेन और शेल गैस कहा जाता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोलेड मीथेन और शेल गैस ये गैर परंपरागत ऊर्जा देने वाले सोर्स हैं। तो क्या है भाई ये? इसमें कोई सही नहीं है, इसमें कोई सही नहीं है। कौन से सही? कोई सही नहीं है। इसको पढ़ोगे ना, कोलबेड मीथेन कोयले की परतों में निकाली गई शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जिसे महीने दानेदार तलछटी चट्टानों से निकाला। गलत है ये सब। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला आधारित मीथेन स्रोत मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई शेल गैस स्रोत नहीं मिला है। दोनों गलत है इसमें। इसका आंसर आप डी लगाओगे, ना तो 1 ना तो 2, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिट्टी का जो अपरदन होता है, तो वनों की कटाई है इसका मेन जो कारण है। बी, केवल 2। एक सवाल है कि पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है, तो बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित पे विचार करना है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से सही हैं? तो जब आप पढ़ोगे, दूसरा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संविधिक निकाय है, सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है, बी इसका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो दुनिया पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा? ये सवाल सेम आप पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी 11th क्लास वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहाँ भी उत्तर नहीं दिया और वही सेम चीज़ उठा के यहाँ पे पूछ दिया। इसको जब ध्यान से पढ़ोगे ना तब पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा व्यापक प्रवाल मृत्यु दर घटित होगी, सभी वैश्विक आर्द्र भूमि अस्थायी रूप से गायब हो जाएंगे, वेटलैंड्स सब खत्म हो जाएंगे ना। बी 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है नीम के पेड़ से रिलेटेड। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो पढ़ो, इसको बताओ। नीम के पेड़ से रिलेटेड पहला है कि नीम के तेल का उपयोग कीट और घुन की कुछ प्रजातियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, सही है। ये तीसरा पढ़ोगे ना, नीम के तेल का दवा उद्योग में अनुप्रयोग है, ये भी सही है। 1 3 अब देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में शामिल, मतलब देखो कितना फोटोसिंथेसिस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। शामिल प्रक्रिया है, पढ़ोगे तो फिर पता चल जाएगा आपको। मुक्त ऊर्जा को संभावित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, ये इसका सही होगा। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विचार करना है, उपयुक्त में से किसका जैव विविधता पर प्रभाव है? जैव विविधता पे
खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये भी इसका भी प्रभाव है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, विश्व विरासत सम्मेलन, सब तीनों का ही प्रभाव है जैव विविधता पे, बायोडाइवर्सिटी पे। डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। क्या है ये अर्थ आवर? 20 क्वेश्चन आया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ 2014 में, इसीलिए ट्रिक याद रखना है। EEP इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटी। तो इसको जब आप पढ़ोगे, अर्थ आवर के बारे में पूछा है ना, तो दूसरा पढ़ो। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन पर 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। सही है। यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आंदोलन है। 2 और 3 इसमें सही है, चर्चा में रहता है ये। तो इको सेंसिटिव जोन, इसको भी जरूर आप समझ लेना, इसके संदर्भ में कौन सा सही होगा। इको सेंसिटिव जोन का पूछा है। वैसे जो यहाँ इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये दोनों गलत है। परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया गया था, गलत है। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना, ये गलत है। दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अब 2014 का हमने पेपर सॉल्व किया इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो हमें क्या इससे समझने को मिला कि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये OECD क्या होता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु को अच्छे से समझ लेना है। मरुस्थलीकरण क्या होता है, जैव विविधता, प्रजाति अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता का संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये 6 टॉपिक कर लो, नोट्स बना लो इनके छोटे छोटे, जितने मैं बता रहा हूँ नोट्स बना लो, पक्का बहुत हेल्प करेगा ये। अब लास्ट हम देखेंगे 2013 का पेपर। 2013 से 2022 तक हमने देखा ना, तो 2013 में 16 क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ूंगा, क्विज रहेगा आप लोगों के लिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। चैनल को सब्सक्राइब करो। बेहतरीन प्रिपरेशन में कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट देने का। हिंदी मीडियम के सभी जो भी होंगे ना, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, जो भी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं भारत में, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। इस पर विचार करना है, कौन भारत में पाया जाता है, कौन भारत में पाया जाता है। तारा कछुआ भी मिलता है, मॉनिटर गोधिका और पिग्मी हॉग, ये नहीं मिलता, ये मकड़ी बंदर नहीं मिलता। 1 2 3 कौन भारत में पाया जाता है, तो 1 2 3। एक सवाल है ये कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है। पीने के पानी में ये प्रदूषक होता है। पीने के पानी में प्रदूषक कौन कौन हो सकता है? ये हड़ताल भी हो सकता है, फ्लोराइड भी और यूरेनियम भी। 1 3 5 ये जानवर हैं। पूछ रहा है कि कौन स्तनधारी है इनमें से। स्तनधारी जो हमारी तरह है, दरियाई घोड़ा भी होता है और सील भी, ये समुद्री घोड़ा नहीं होता है। 1 3 हो जाएगा। अब एक सवाल यह आया है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठे पानी बर्फ की टोपी और हिमनद के रूप में मौजूद हैं। शेष मीठे पानी में सबसे बड़ा अनुपात किसका है? भूजल के रूप में मौजूद है ये सही होगा। घास के मैदान में पेड़ घास को पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि जल, सीमा और आग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उत्पादकता के घटते क्रम में परितंत्रों का सही क्रम में बताना है। उत्पादकता के घटते क्रम में मैंग्रोव कम है, उसके बाद घास के मैदान, तब झीलें और महासागर तो सबसे ज़्यादा है ना दुनिया भर में। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, खूब क्वेश्चन आता है UPSC में, स्टेट PCS में भर भर के सवाल आता है। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसिड रेन कारण होता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सही है। तो एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती है। सही है, ये पहला ही सही है इसमें।
बाकी ये सब पढ़ोगे गलत है, केवल एक इसमें सही है। फिर ये निम्नलिखित जीवों पर विचार करिए। निम्नलिखित जीवों पर विचार करिए, कौन सा जैव उर्वरक के रूप में मतलब उपयोग किया जाता है। ये है नोस्टोक, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, ध्यान देना है। पशुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, ये तो होता ही है, और मनुष्य वनस्पति की मृत्यु, ये भी है। 1-3 हो जाएगा सी वाला इसका। निम्नलिखित में किस राज्य में शेर की पूंछ वाला मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तीनों में मिलता है। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हम लोग देख रहे हैं लास्ट 2013 का पेपर, और मैंने बता दिया कि 2013 में टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा कब्जा किया गया भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो यह पारिस्थितिकी आला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है। तो कवक भी है इसमें और बैक्टीरिया भी है, जीवाणु। 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। गरज के दौरान आकाश में गरज किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो गरज के दौरान आकाश में गरज किसके द्वारा उत्पन्न होती है। आसमान में क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों का मिलना, ये तो गरज नहीं होगा ना। बिजली जो निम्बस बादलों को अलग करती है, ये भी नहीं होगा। हवा और पानी के कणों के हिंसक के ऊपर गति, सब नहीं होगा। इनसे कोई भी गड़गड़ाहट नहीं होता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। कोल्ड चेंबर में रखे गए फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते रहते हैं, क्यों। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा। चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। कोल्ड चेंबर में रखे गए फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं, क्यों। सूर्य के प्रकाश के संपर्क को रोका जाता है, एक ये ऑप्शन है। इसमें सांद्रता जो है डाइऑक्साइड कार्बन वातावरण में वृद्धि होती है, श्वसन की दर कम हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि होती है। क्या होगा इसका आंसर, बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, कौन संकटग्रस्त है। घड़ियाल भी संकटग्रस्त है, चमड़े की पीठ वाला कछुआ भी, और दलदली हिरण भी। 1, 2, 3 ये आंसर हो जाएगा। फाइनली हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 2013 से लेके 2016 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। तो 2013 से लेके 2016 तक के सभी सब्जेक्ट्स के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाऊंगा। वीडियो लंबा होगा तो आराम से 2, 3, 4, 5 बार में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे हिंट भी किए हैं कि आपको पढ़ना क्या है। गॉट इट। तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्यावरण, करंट अफेयर्स और भूगोल के प्रश्नों में ओवरलैप का पता लगाना संभव है। सब मिक्स्ड है। चूँकि भूगोल पाठ्यक्रम में जैव विविधता और संरक्षण भी शामिल है, इसलिए भूगोल के प्रश्नों पर कुछ प्रश्न पोस्ट या इसके विपरीत दिए जा सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को ऐसे प्रश्नों की श्रेणियों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, उन्हें समग्र रूप से कवर करना चाहिए। ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 11th 12th की चारों बुक को पढ़ जाओ एकदम अच्छे से। ज्योग्राफी भी हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, इकोलॉजी भी हो जाएगा। गॉट इट। तो फाइनली इस वीडियो के द्वारा हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2022 तक को हमने देख लिया। क्या पढ़ना है मैंने ये भी समझाने की कोशिश की। 220 से ज़्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू थे, 200 से ज़्यादा। ट्रेंड हमें समझ में आ गया क्या करना है। 10 साल के इंपॉर्टेंट, ये सभी यूपीएससी के अलावा बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीआरएस सब में हेल्प करेगा। अब बताओ अगला किस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जाए। इकॉनमी या हिस्ट्री का कोई एक पार्ट, अब बताओ कमेंट सेक्शन में हमें किसका देखना चाहते हो। पॉलिटी का, साइंस टेक का करते हैं, और क्या आ रहा है ट्रेंड वो समझते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, पीछे की सभी वीडियोस को देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, और एक ही वीडियो में मैं पूरा 2013 2022 सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कराऊंगा। गॉट इट। अलग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।